हेलो एवरीवन, मैं सुषमा सिंह निरांश ट्यूटोरियल से एक बार फिर से आप लोगों के सामने हिंदी लोक भारती पुस्तक के एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ संख्या 9। इस पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। चलिए सबसे पहले इनके लेखक का नाम जानते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर और उनका जन्म 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1978 ईस्वी में हो गई थी। इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जिनमें कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया, ये सब प्रमुख कृतियां हैं। बच्चों, यह जो हमारा पाठ है रीढ़ की हड्डी, यह एक एकांकी है। एकांकी अर्थात यह एक नाटक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाटक में कुछ प्रमुख किरदार होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ के प्रमुख किरदार के बारे में जानते हैं। इस पाठ की जो सबसे प्रमुख किरदार है उसका नाम है उमा। उमा जो है एक सुशिक्षित युवती है, यानी कि पढ़ी लिखी युवती है। उसके बाद है राम स्वरूप, जो कि उमा के पिता है, प्रेमा जो कि उमा की माँ है, शंकर वह युवक है, गोपाल प्रसाद जो शंकर के पिता है, और रतन जो कि राम स्वरूप का नौकर है। अभी हम लोग देखते हैं इस पाठ के विषय प्रवेश। यह जो एकांकी है, इसमें जगदीश चंद्र माथुर जी ने हमारे समाज में स्त्री शिक्षा के महत्व को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। उन्होंने समाज में व्याप्त जो दकियानुसी विचार है उस पर अच्छी तरह से प्रहार किया है और नारी सम्मान के महत्व को इस पाठ में बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया है। इन्होंने नारी सम्मान का मुद्दा जो है वो बहुत अच्छे से उठाया है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ। इस पाठ की शुरुआत होती है एक कमरे से। पाठ की शुरुआत में एक कमरा दिखाया गया है, जिस कमरे में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं जो है हमारे राम स्वरूप, और उनके साथ एक और लड़का है जिसका नाम है रतन, जो कि राम स्वरूप का नौकर है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है उस कमरे को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। राम स्वरूप और ये रतन जो है वह एक लकड़ी का जो तख्त होता है उसको पकड़े हुए हैं और फिर दोनों मिलके उस तख्त को कमरे में बिछा देते हैं। उसके बाद राम स्वरूप जो है रतन से बोलते हैं कि दरी उठा के लाओ, और फिर रतन जो है दरी लाता है। फिर वो लोग जो है उसके साथ ही हारमोनियम और सितार भी है जो उस कमरे में बिछा देते हैं। तभी राम स्वरूप की पत्नी जो है प्रेमा आती है और वो राम स्वरूप से बोलती है कि अरे तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। तो फिर राम स्वरूप पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ है। तो प्रेमा बोलती है कि तुम तो बोले थे कि उसे ठीक ठाक करके लाना। तो राम स्वरूप बोलते हैं कि हाँ हाँ, अपनी बेटी से कह दो कि वो ठीक ठाक से आए, क्योंकि उसे जो देखने आने वाले हैं लड़के वाले, वे खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, अच्छे अच्छे सभा सोसाइटी में भी जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो लड़की जो उनकी आने वाली बहू हो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। तभी प्रेमा उनसे सवाल पूछती और लड़का, तब राम स्वरूप बोलते अरे लड़का तो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। तभी रतन जो है अपने बाबूजी को आवाज़ देता है कि बाबूजी वो लोग आ गए हैं। फिर देखती हैं, फिर राम स्वरूप जो है वो हड़बड़ा जाते हैं। फिर जैसे ही शंकर जो कि युवक है जो उमा से शादी करने आया है, वो अपने पिता के साथ कमरे में दाखिल होता है। शंकर के पिता का नाम है गोपाल प्रसाद। तो राम स्वरूप उनके सामने मुखातिब होते हैं। फिर उनसे बोलते हैं कि अरे आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई हमारे यहाँ आने में। उसके बाद जो है राम स्वरूप शंकर से पूछते हैं कि अरे बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो शंकर बोलते हैं कि जी नहीं, कॉलेज की तो छुट्टी नहीं है, हाँ मैं वीकेंड में चला आया था। फिर राम स्वरूप उनसे उनके कोर्स के बारे में पूछते हैं कि आपका कोर्स खत्म होने में तो अभी साल भर होगा। तो शंकर जो है जवाब देता है साल 2 साल। तो राम स्वरूप को आश्चर्य होता है कि साल 2 साल क्यों बोल रहा है। तो शंकर बोलता है कि जी मैं 1 आध साल का जो है वो मार्जिन रखता हूँ।
अब जो है गोपाल प्रसाद वो अपने बातचीत करने का तरीका जो है बदलते हैं और फिर वो राम स्वरूप जी से बोलते हैं कि अच्छा भाई ये सब तो हो गया, अब हम लोग थोड़ी बिजनेस की बात कर ले। तो राम स्वरूप जो है थोड़ा चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं बिजनेस, अच्छा अच्छा, वो समझ जाते हैं, लेकिन वो पहले बोलते हैं लेकिन पहले तो आप नाश्ता कर लीजिए। और फिर जो है वो राम स्वरूप जो है शंकर और उनके पिताजी के लिए नाश्ता लाने की फरमाइश करते हैं। और इधर जो है गोपाल प्रसाद जो है, जो कि शंकर के पिता है, वो अपने लड़के से बोलते हैं कि झुक कर क्यों बैठे हो, तुम ब्याह करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि तुम्हारी तो बैकबोन। बस इतना बोल के वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसी समय जो है राम स्वरूप जो है वो चाय की ट्रे लाकर कमरे में प्रवेश करते हैं। उसके बाद गोपाल प्रसाद बोलते हैं राम स्वरूप से कि अच्छा अच्छा, तो आप माने नहीं। फिर राम स्वरूप बोलते अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो उनसे पूछते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है हिंदुस्तानी। तो गोपाल साहब बोलते नहीं नहीं साहब, मुझे तो आधा दूध और आधी चाय दे दीजिए, और चीनी भी है जरा सा डालिएगा। तभी जो शंकर है चीनी की बात पे वो बोलने लगता है कि अब तो सरकार है ना, ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो गोपाल प्रसाद जो है वो जवाब देते हैं कि अरे सरकार जो चाहे सो कर ले, लेकिन अगर वाकई में सरकार को आमदनी करनी है तो उसे तो बस एक ही चीज़ पे टैक्स लगानी चाहिए। तो राम स्वरूप बोलते हैं अरे वह क्या। तो गोपाल प्रसाद बोलते खूबसूरती पर टैक्स। और फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर गोपाल प्रसाद बोलते अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह ऐसा टैक्स है कि जब जिसको देना पड़ेगा वो देने में चू शब्द भी आवाज़ नहीं करेगा। और सभी लोग जो है कमरे में तीनों लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद जो है राम स्वरूप बोलते हैं कि अरे भाई आपने क्या खूब सोचा, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, हम लोगों के ज़माने में तो यह सब सवाल कभी था ही नहीं था। फिर राम स्वरूप शंकर से पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है इस मामले में। फिर राम स्वरूप यही बोलते हैं शंकर को कि आप बताइए कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो शंकर की जगह गोपाल प्रसाद ही बीच में जवाब देने लग जाते हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। तो राम स्वरूप बोलते हैं हाँ हाँ, उसमें क्या मुश्किल बात है, मैंने तो ठाकुर जी अर्थात भगवान के चरणों में रख दिया, बस खुद वो मिल ही गया समझिए। अब गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि भाई मेरे ख्याल से तो लड़कियों को अधिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिलाई कढ़ाई कर ले बस वही काफ़ी है। उसके बाद राम स्वरूप जो है मेज को एक तरफ सरका देते हैं और अंदर से आवाज़ देते हैं अंदर कह रहे भाई जरा पान भिजवा देना। उसके बाद जो है और है ना, तभी क्या होता है कि जो उमा है, अब जिसको देखने वो लोग आए हैं, वो पान का तस्तरी लेकर कमरे में दाखिल होती है और पान की जो तस्तरी है वो अपने पिता की तरफ सरका देती है। तभी क्या होता है, उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और उसके नाक पर जो सुनहरी रिंग वाला चश्मा है वो शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद दोनों को दिख जाता है, और बाप बेटे जो है उसकी चश्मा देख के दोनों ही चौंक उठते हैं। उसके बाद शंकर एक ही बार बोलता है चश्मा। तब राम स्वरूप जी जो हैं, जो कि उमा के पिता, बोलते अरे नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी थी, इसके लिए ना कुछ दिनों के लिए ही जो है मैंने इसे चश्मा लगवा दिया है। तभी गोपाल प्रसाद हड़बड़ाकर बोलते अरे भाई पढ़ाई लिखाई की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं है। तो राम स्वरूप बोलते अरे नहीं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया है। उसके बाद जो है राम स्वरूप अपनी बेटी को बोलते हैं कि बैठ जाओ उमा, और अपना उसकी जो भी गाजे वाजे है हारमोनियम सितार है उसके पास बोलते हैं बैठने के लिए। गोपाल प्रसाद जो है उमा की एक एक चीज़ को बारीकी से देखते और बोलते हाँ हाँ चेहरे चाल में तो कुछ भी खराबी नहीं, इसकी चेहरा भी इसकी सुंदर, अच्छा कुछ गाना बजाना भी सीखा है क्या। तो राम स्वरूप जवाब देते हाँ हाँ सितार है और बाजा भी है। और फिर वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि उमा चलो एक आध गीत तो तुम सुनाओ।
उसके बाद जो है उमा थोड़ी सी झेप जाती है और फिर वो अपना एक जो उसका प्रिय भजन है मेरे तो गिरधर गोपाल वो गाने लगती है। गाते गाते जो है अचानक उसकी आंखें जो है शंकर से मिल जाती है और वो गाते गाते ही रुक जाती है। अब राम स्वरूप बोलते क्या हुआ उमा, गाना पूरा करो। तो गोपाल साहब बोलते नहीं नहीं साहब काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उसके बाद जो है उमा जो है सितार रखकर अंदर जाने लगती है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं उमा अभी ठहरो। राम स्वरूप भी बोलते हैं हाँ बेटी थोड़ी देर ठहरो। फिर गोपाल प्रसाद उससे दूसरा सवाल करते हैं कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है, लेकिन उमा जो एकदम चुप रहती है। उसके बदले उसके पिताजी जवाब देते रहे हाँ हाँ या तो पेंटिंग भी सीखती है, सिलाई का तो पूछिए ही मत, सारे घर की सिलाई जो है इसी के जिम्मे है, मेरी भी जितनी भी सिलाई की कामें हैं वो मेरी बेटी ही करती है। फिर गोपाल प्रसाद बोलते अच्छा बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीता है, लेकिन उमा जो है वो अभी भी चुप रहती है। तो फिर उसके पिताजी बोलते उमा जवाब दो, तुमने तो इनाम जीता है ना। तब गोपाल प्रसाद बोलते अरे इसे भी तो अपना मुंह खोलने दीजिए। तब राम स्वरूप फिर अपनी बेटी को बोलते उमा जवाब दो, देखो ये क्या कह रहे हैं। अब उमा जो है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में बोलती है क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार जो है कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। राम स्वरूप जी अपनी बेटी के इस जवाब से दंग हो जाते हैं और वो चौंक कर बोलते उमा। तो फिर उमा बोलती आप मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद अब बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। तब उमा अब तेज आवाज़ में बोलती है जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। बस शंकर को गुस्सा आता और वो अपने पिताजी को बोलता है कि बाबूजी अब यहाँ से चलिए। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं उमा क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। तो राम स्वरूप जी जो है उनके इस सवाल से चुप हो जाते। तो उमा बोलती है जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया और कोई चोरी भी नहीं की है, क्योंकि मैं आपके पुत्र की तरह नहीं हूँ जो कि लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक करता है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का पूरा ख्याल है, लेकिन जरा आप अपने बेटे से पूछिए कि किस तरह ये एक बार फंस गए थे तो नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। राम स्वरूप को गुस्सा आता है, वो अपनी बेटी को जोर से आवाज़ देते उमा। तब गोपाल प्रसाद गुस्से में बोलते हैं बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ धोखा किया। आपकी लड़की बीए पास और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, और वो दरवाजे की ओर चले जाते। तभी उमा बोलती है जी हाँ जाइए जाइए जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बस गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के का जो है उसका मुंह रोने जैसा हो जाता और वो दोनों बाहर चले जाते हैं और उमा जो है वो सहसा चुप हो जाती है। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हमारे लेखक जगदीश चंद्र जी माथुर ने हमारे समाज में व्याप्त जो स्त्री शिक्षा का मुद्दा है उसको कितनी अच्छी तरह से अपने इस पाठ में दिखाया है। और उन्होंने दर्शाया है कि आज भी कुछ पढ़े लिखे लोग किस तरह से खुद तो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो यह नहीं चाहते हैं कि उनके घर जो आने वाली बहू हो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। लेकिन उमा ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से उन लोगों के सामने पेश किया है। अभी बच्चों चलो हम लोग देखते हैं, इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं जिनका हम अर्थ समझते हैं। जैसे पसीना बहाना, इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना। मुंह फुलाना मतलब नाराज होना। इज्जत उतारना मतलब बेइज्जती करना। तो बच्चों ये था हमारा पाठ संख्या 9 रीढ़ की हड्डी, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये पाठ पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया होगा। धन्यवाद।